सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। एक तरफ पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना के साए तले जिंदगी गुजार रही है और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कोरोना की दूसरी लहर के बाइस मुतासर अफराद और मरने वालों की शरह में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है, तो वहीं पाकिस्तान में अपोजिशन की 11 बड़ी जमातें मिलकर हुकूमत का तख्ता उलटने में लगी हुई हैं और इसके लिए गुज़िश्ता 2.5 माह के दौरान अपोजिशन की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ बड़े शहरों में 6 जलसे किए गए हैं, जहां लाखों अफराद ने शिरकत की। कोरोना से बचने के लिए अपनाई जाने वाली एहतियाती तदाबीर या SOPs की खुलकर खिलाफ वर्जियां की गई। अपोजिशन की एहतजाजी मुहिम का आखिरी जलसा कल लाहौर में हुआ, जिसे अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो कामयाब करार दे रही है। मरियम नवाज इस जलसे से मुतालिक क्या फरमा रही हैं? आके देखो, ना सिर्फ मीनारे पाकिस्तान भर गया है, तो पुल और मीनारे पाकिस्तान की आसपास की तमाम सड़कें भर चुकी हैं। हजारों लोग ऐसे हैं जो पंडाल के अंदर इसलिए नहीं आ सके कि पंडाल में कोई जगह बाकी नहीं है। जलसे के मुंतजमीन ने बताया था कि यहाँ पर हजारों कुर्सियां लगी हुई हैं। लोग इतने ज्यादा हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि कुर्सियां कहाँ चली गई। मगर आज ये खबर भी सामने आई कि मुस्लिम लीग नून के CEC के आज के इजलास में मरियम नवाज पार्टी रहनुमाओं पर बरस पड़ी। कहा, लाहौर डिवीजन की क़यादत ने बहुत मायूस किया, पार्टी को गलत मालूमात फराहम की गई, मुंतखब अरकान ने मेहनत ही नहीं की। मरियम नवाज ने पार्टी रहनुमाओं को 2 टोक अल्फाज में कहा कि आइंदा ओहदे नाम की बुनियाद पर नहीं बल्कि काम की बुनियाद पर दिए जाएंगे। नून लीग का वर्कर अपने कायद के साथ मुखलिस है, रहनुमा अपना एहतसाब करें। अपने बयानिए पर डटते हुए मरियम नवाज का कहना था कि मियां साहब के बयानिए से 1 इंच पीछे नहीं हटूंगी। तो इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए इब्लाग ने अपोजिशन को मशवरा देते हुए क्या कहा, ये आप सुनिए। 30 सीटें हैं तकरीबन जो जीती हुई हैं PMLN ने लाहौर से। अगर उन 30 सीटों में 2-2 हज़ार बंदा भी MP MNA लाए, जो आप जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है मुश्किल काम नहीं है, तो 60,000 बंदा होना चाहिए था। हजार लाते तो 30,000 होना चाहिए था। जो MPA MNA 1,000 नहीं ला सका उसे मॉरली रिजाइन कर देना चाहिए। तो हुकूमत और उसके इत्तेहादी इसे अपोजिशन की नाकामी करार दे रहे हैं, मगर दर हकीकत क्या ये अपोजिशन की नाकामी है या हुकूमत की? ये वो सवाल है जिसका जवाब हुकूमत के लिए खासा तल्ख है, क्योंकि अपोजिशन की जानिब से की जाने वाली तमाम SOPs की खिलाफ वर्जियों पर हुकूमत और इंतजामिया कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई दिखाई दी। हुकूमत की जानिब से कुछ किया गया तो वो थे सिर्फ और सिर्फ बयानात। अमली इक़दामात में हुकूमत की कारकर्दगी सारे अमल में 0/0 दिखाई दी, जिससे अवाम में मायूसी की फ़ज़ा को मज़ीद फैलाया जा रहा है। गरीब और आम आदमी का कारोबार मुतासिर हुआ, मजदूरों की दिहाड़ियाँ मारी गईं। उधर हुक्मरानों की बेफिक्री का आलम यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को छुट्टी के रोज़ आवाम से ज़्यादा अपने कुत्तों की फिक्र है, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर भी की गई। इसी तरह सदर पाकिस्तान पहाड़ों पर सैर सपाटे करते हुए नजर आए और अवाम के दर्द समेटने के दावेदार सेनेटर फैसल जावेद क्रिकेट खेलते हुए नजर आए, जिससे अवाम की बेबसी का मजाक उड़ाया जाता रहा। तो क्या यह कहना ठीक होगा कि रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बढ़ गया? चेहरा बता रहा था उसे मारा है भूख ने, हाकिम ने यह कहा कि कुछ खा के मर गया। ये तो रस्म है, बेचारा गरों की महफिल में लगा के जख्म नमक से मसाज करते हैं। गरीब शहर तरसता है एक निवाले को, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। ये कल की सूरत हाल रही, जहां नून लीग अपने उस जलसे कराने के दावे तो करती रही, लेकिन आज CEC के इजलास से खबर कुछ मुख्तलिफ निकल कर आई। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अमीर मकाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर मकाम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। कल मरियम नवाज खिताब करते हुए कह रही थी कि मीनारे पाकिस्तान भरा हुआ है, आसपास के इलाकों में भी लोग हैं, लेकिन आज जो CEC का इजलास हुआ उससे तो खबरें कुछ मुख्तलिफ निकल कर आई हैं। पहले तो ये बताइएगा, खबरें दुरुस्त हैं कि पार्टी रहनुमाओं को आज डांटा गया मरियम नवाज की जानिब से? मुझे ताज्जुब है कि खबरें निकल किधर से और वो फैक्ट्री किधर जाए, ये खबरें बनाए जाते हैं जिसके हकीकत के साथ कोई ताल्लुक हो ही नहीं। ये बात तो आज जो मरियम नवाज है, इसमें भी स्टेज पर था, उनके साथ था और मैं भी खुद भी बोला और वही बात भी की। CEC में मरियम नवाज ने जो तकरीर की
वो उसमें कोई इस तरह उसने तो सबको दाद दी, शाबाश दी। और कल इस तरह सर्दी थी तो हम स्टेज पर बैठे और देख रहे थे बेचारे नीचे 5-5, 6-6 घंटे से लोग खड़े थे और जो उनका जज्बा था मुझे तो बिल्कुल हैरत। आपको पता है मैं जलसे बहुत ज्यादा किया करता हूँ और एक वर्कर हूँ और मुझे एहसास होता है कि 6-6 घंटे लोग खड़े रहे इस बदतरीन सर्दी में, माइनस तक तकरीबन टेम्परेचर गया और फिर जो उनका जज्बा था देखने के काबिल था। तो आज तो जो मरियम नवाज ने बातें की तो सबको दाद दी, सबका शुक्रिया अदा किया कि सबने बहुत मेहनत की और बहुत कामयाब तरीन जलसा रहा। जो रात को उसने बात की वो आप सबके सामने कि वाकई सारा मीनार पाकिस्तान भी भरा हुआ था। और मेरी जो रैली और जुलूस में पेशावर से ला रहा था, आपके चैनल ने भी कवर किया होगा, वैसे जब हम निकल रहे थे, हम जब यहाँ पहुंचे तो 7:30-8 बजे बाहर हमारे आने की जगह नहीं थी। हमारे तो 2 घंटे वही लगे कि इतने लोग थे और ट्रैफिक थी वाकई, अंदर से बाहर भी ज्यादा लोग थे। तो इस तरह कोई बात नहीं जिसने कहा है इसमें मेरा ख्याल में कोई। तो अमीर खान साहब, चूंकि इसकी ज़ाहिर जिम्मेदारी साद रफीक साहब को इस जलसे की तमाम इंतजाम की और राना सनाउल्लाह साहब को दी गई थी, तो साद रफीक साहब की कल की कारकर्दगी से और लाहौर डिवीज़न की कारकर्दगी से मरियम नवाज मुकम्मल मुतमईन थी। आज के इजलास में कहीं कोई ऐसी बात नहीं हुई कि उनसे कुछ बास पुरस की गई हो, उनसे पूछा गया हो कि ये लोग इतने कम क्यों आए, ऐसी कोई बात नहीं? बात जरूर की गई, बल्कि उनको दाद दी। हर एक की साद रफीक का तो नाम लिया कि साद रफीक की लीडरशिप में और उसकी रहनुमाई में बहुत अच्छा काम हुआ, जबरदस्त हुआ, उन्होंने बहुत मेहनत की और इतनी ठंड में हर एक बात छोड़कर इतनी बदतरीन सर्दी में इस जलसे को कामयाब करा के दिखा दिया। इस तरह बात नहीं हुई जो आपको खबरें, मुझे नहीं पता कि ये खबरें निकले किधर से और निकले नहीं, बनाए किसने। अच्छा आमिर खान साहब, ये पहला मरहला तो ज़ाहिर मुकम्मल हो गया, ये 6 जलसे शेड्यूल थे वो हो गए, वो 27 को लाड़काना में भी जलसा होना है, वो तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद साहिबा की वो जो बरसी होती है वो तो हर साल ही होता है। इन 6 जलसों में कौन सा जलसा आप समझते हैं कि सबसे नाकाम हुआ, जहाँ सबसे कम लोग आए? गुजरावाला से आगाज हुआ था और लाहौर तक सारे मैं कहता हूँ कि एक दूसरे से ज्यादा कामयाब रहा। एक जैसा गुजरावाला में मैं भी आया था, गुजरावाला से शुरू करके और स्टेप बाय स्टेप जाए कराची और क्वेटा और पेशावर और फिर यहाँ हर एक दूसरे से कामयाब रहा। और जो हमने अपने पार्टी के जलसे किए वो भी एक दूसरे से कामयाब रहे। आपने हमारे स्वाद का जलसा देखा, मानसेरे का देखा, पीडीएम की नहीं, जो हमने हमारे पार्टी ने भी और पीडीएम ने जो किए एक दूसरे से कामयाब रहा। तो अमीर साहब, क्योंकि आपका ज़ाहिर खुद ताल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा से, तो जो पेशावर में जो जलसा हुआ था वो और अगर लाहौर के जलसे का मुकाबला करें तो उन दोनों में से ज़्यादा कौन सा कामयाब था, किस में ज़्यादा लोग थे? ये जाहिर बात है लाहौर में ज्यादा लोग थे, देयर इज नो डाउट। लाहौर में ज्यादा लोग थे, लाहौर बड़ा भी है और वही लोग का जज्बा भी ज्यादा था, कोई शक नहीं। मगर जो पेशावर के जलसे के बारे में बातें हुई है उसमें भी कोई रियलिटी नहीं है, वो भी कामयाब रहा। मगर हमारा वेन्यू ठीक नहीं था, वो एक रोड पर हमने वही वेन्यू लगा के जो पीछे लोग थे नजर आ ही नहीं रहे थे, तो मीडिया ने वो जो फर्स्ट लोग थे। अमीर मुकाम साहब, जो शहर लाहौर से जो तवक्को थी पीडीएम को, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून को, वो पूरी हुई? तवक्कुआत के मुताबिक लोग थे इतने? क्योंकि आज शहबाज गिल साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो तो कह रहे थे कि जो 30 सीटें हैं लाहौर से मुस्लिम लीग नून की, अगर हर बंदा भी 2-2 हज़ार लोग लाता तो 60,000 लोग होते, 1-1 हज़ार लोग लाता तो 30,000 लोग होते। तो इतने लोग थे आपकी नजर में? मैं आपको कहता हूँ कि शहबाज गिल साहब की कौन सी बात और उसकी जो टीम है उन पर तबसरा करना भी वैसे वक्त जाया करना है। मगर असल बात है कि शहबाज गिल को देखना चाहिए था कि मरियम ने जो पहले जलसे लाहौर में किए तो हर एक में भी हजारों के लोग आए, उसको देखना चाहिए था कि जिस जगह हो गई हजारों की तादाद में लोग निकल आए। तो शहबाज गिल को नजर आना चाहिए कि मुस्लिम लीग या है और कितना प्यार करते हैं नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से और मुस्लिम लीग नून से, वो तो उन्होंने दिखा दिया। और इसमें भी ये इस बात में कोई रियलिटी है ही नहीं, लोग आए और एक जज्बे से आए। मैं कहता हूँ मैं खुद स्टेज पर बैठा हुआ था और मैं खुद ये सारा वर्कर बंदा हूँ, मैं तो बिल्कुल सोच रहा था कि इतने ठंड में, इतने बदतरीन ठंड और सर्दी में लोगों में जज्बा किस तरह। अमीर साहब, जब बकौल आपके इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए तो फिर पीडीएम अपने आगे के प्लान में, फ्यूचर प्लान्स में
क्लियर क्यों नहीं है? मौलाना साहब ने खिताब किया, पीडीएम के वो सरबराह हैं, वो कह रहे हैं या तो जनवरी में लॉन्ग मार्च होगा या फरवरी में होगा। कोई एक तारीख पीडीएम के जहन में नहीं है जो कि अनाउंस कल की जाती, आगे का पूरा प्लान सामने रखा जाता, बिल्कुल क्लियर। तारीख तो आप लोग अभी तक नहीं क्लियर कर सके लोगों को। अरे वो क्लियर है, इसमें कोई इस तरह बात है, वो डिसाइडेड है। इसमें न तो पीडीएम टूट गया, असल बात आप भी समझदार है और समझते लोगों का तो ये ख्याल था कि ये एक मीटिंग के बाद चलेगा नहीं, एक जलसे के बाद चलेगा नहीं, और लोग ये कहते थे कि बिलावल और मरियम किस तरह एक साथ आगे जाएगी, जरदारी और नवाज शरीफ किस तरह एक साथ जाएगी। लोग कहते थे कि वही जो बलूचिस्तान की पार्टियां थी वो मौलाना फजल रहमान को किस तरह हेड मानेगा और उसके साथ चलेगी। तो वो चीज में तो किसी कामयाबी नहीं हुई। सारा एक के मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ी कामयाबी है कि आज तक आपने रात बिलावल की स्पीच सुनी, उसने क्या कहा, उसमें कोई होल आपको नजर आए, कोई कमजोरी नजर आई, इस तरह दूसरे तो सारे माशाल्लाह अगले महीने अब आपने ये लॉन्ग मार्च करना है, तो इस लॉन्ग मार्च से पहले ही आज आपको दावत मिल गई है मुज़ाकरात की। शेख रशीद साहब ने जब सुबह गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि आप एनआरओ और जो आपके करप्शन केसेस हैं, नैब, इसके अलावा जिस मामले पर बात करना है आए बात करें। तो फिर मुज़ाकरात करने के लिए आप लोग तैयार हैं? सुबह शेख रशीद साहब ने जो आप लोग को दावत दी है। हम तो उनके मानते ही नहीं है, जब उसको उनको मानते ही नहीं है, ना उसके इमरान खान को मानते, जो आपने अपने इंट्रो में भी कह दिया है। इस तरह ना लोगों के साथ क्या बात की जाए, उसकी तो वही आप कारकर्दगी आपके सामने कि मुल्क के साथ कितने मुखलिस है हम। अगर ये निकले हमारा कोई जाती इशू तो है ही नहीं, हम तो 10-11 पार्टियां है, किसको या इमरान खान से लेना है और दूसरे को देना है। हम तो वही देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान चला ही नहीं सकता, तो उसके साथ क्या मुज़ाकरात करें? मुज़ाकरात अमीर मुकाम साहब फिर किससे मुज़ाकरात करने हैं? लॉन्ग मार्च से पहले मुज़ाकरात करने हैं या लॉन्ग मार्च करके फिर धरना देना है, वहां बैठकर मुज़ाकरात करना है? ये बात हमारी अटल है कि उनको जाना है, वो बिल्कुल नाल है और आए भी जिस तरह है उसको हम मानते ही नहीं है। उसको हर सूरत में जाना है। इस पाकिस्तान में फियर इंतखाबात कराने बगैर किसी के मुदाखलत के, और पाकिस्तान की आवाम जिसको लाना चाहे उसको आगे ले आए। अमीर मुकाम साहब, ये पहला मरहला कल आपका मुकम्मल हो गया, 6 जलसे हो गए, आपने देखा हुकूमत पर तो कोई असर ही नहीं हुआ। कल वजीर आजम तो अपने कुत्तों को के साथ एंजॉय कर रहे थे, सदर मुमलिकत पहाड़ों पर सैर कर रहे थे, फैसल जावेद क्रिकेट खेल रहे थे, वो तो सब टेंशन फ्री है। आपकी इस तहरीक का तो कोई असर नहीं हो रहा उनके ऊपर, कैसे भेजेंगे? आप ठीक कह रहे हैं ना, हमारा तो ये इशू है, हमारा इशू भी है। आप देख रहे हैं मेरा तो ताल्लुक केपी केस है, और आपने स्टार्ट में भी कोरोना की जिक्र ही की, वो तो अपनी जगह के लोग है और ये डिस्टेंस होना चाहिए फिलहाल, मगर वही तो इमरान खान ने ना एक अजीब निजाम अभी निकाल दिया केपीके में कि ऑक्सीजन और दवाई और सबको गायब करके और जो भी आता है उसको वही मरवाते, तो उसको तो उसका भी नहीं फिक्र है। इसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती कि इस तरह लोगों को मरवाना ऑक्सीजन न होने की वजह से, और फिर कहता है कि हम कोरोना के लिए और फ्लाग के लिए और फ्लाग के लिए। वो हुकूमत की गफलत की वजह से एक वाकया पेश आ गया था, लेकिन उसको ये तो नहीं कहा जा सकता कि हुकूमत मरवा रही है लोगों को। ये तो बड़ा संगीन इल्जाम आप लगा रहे हैं हुकूमत पर। नहीं, बिल्कुल मरवा रहा है, हमने तो लगा दिया कि अगर हमारी दौर आई, मैंने वही डिमांड भी किया कि FIR इमरान खान के खिलाफ दर्ज की जाए, और मैंने कहा नहीं किया। जब हमारी दौर आई है तो हम इस केस को ओपन करा देंगे कि अस्पताल और उसमें कोरोना का वार्ड और उसमें बहुत से मरीज 100 और 40 और 200 और उसमें ऑक्सीजन का न होना और कई दिनों से न होना, तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो अमीर मकाम साहब, ये पीडीएम के सरबराहान ज़ाहिर है अब ये डेडलाइन दे चुके हैं कि 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए। ये पहले मरहले के मुकम्मल होने के बाद हुकूमत के कान पर तो जूं नहीं रहेंगी। ये डेडलाइंस आप किस बुनियाद पर दे रहे हैं? हुकूमत तो मुस्ताफ़ी होने वाली नहीं है, आप लॉन्ग मार्च करेंगे, धरना देंगे, उसके बाद इस्तीफे देंगे। इस प्रोसेस को इतना लंबा आप क्यों कर रहे हैं? जब 31 की डेडलाइन दे रहे हैं तो आज ही कल ही असेंबली से इस्तीफे दें और भेजें घर हुकूमत को। एक लाइन है और पीडीएम में माशाल्लाह सारे पाकिस्तान की लीडरशिप मौजूद है और उसका एक सोच है, एक फिक्र है, वही उन्होंने साथ साथ चल रहा है। मगर इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है कि हम इससे वापस हो जाएंगे या इमरान खान की गवर्नमेंट को मानेंगे या हम उनके साथ बैठेंगे। ये बात अटल है कि हम उस टाइम तक लड़ेंगे जब तक उसको बाहर न करें।
तो अमीर मकाम साहब, ज़ाहिर एजेंडा आपका एक ही है कि इस हुकूमत को घर भेजना है, लेकिन जब महमूद अचकज़ई साहब आते हैं, खिताब करते हैं, तो वो आपके उस एजेंडे को कराची में कभी उर्दू ज़बान की तरफ ले जाते हैं। कल उन्होंने लाहौरियों से जो मुतालिक बात की है, मुस्लिम लीग नून और पूरी PDM उनके इस बयान को सपोर्ट करती है, उनके साथ खड़े हैं आप लोग जो बात करते हैं जो कल की है उन्होंने? नहीं, हमारी अपनी अपनी ये आगे तो हर एक अपना अपना अपनी पार्टी है, अपनी मंशूर है, जिस तरह कहते हैं। हमने सारा 11 जमातों को मिलकर इलेक्शन लड़ना भी नहीं, ये बात नहीं है। हम या महमूद खान साहब हो गया या दूसरे लोग हो गए, हमारे सारे काबिल एहतराम है, हर एक अपना अपना सोच फिकर अपनी जगह। हमारी इत्तेहाद सिर्फ यहाँ तक है कि इन लोगों को निकालने तक और दोबारा फ्री। वो काबिल एहतराम तो है आपके लिए, लेकिन जो बयान उन्होंने कराची में दिया था, जो बयान उन्होंने कल दिया, वो भी आपके लिए उनकी राय काबिल एहतराम है या उस राय की आप मजम्मत करते हैं? मैंने ये नहीं कहा, मैंने बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी कि हर एक पार्टी का अपना सोच अपनी जगह। हमारा जो अलायंस है इसके लिए इस पर हम सारे मुतफिक है कि इस गवर्नमेंट को जाना चाहिए, इमरान खान को जाना चाहिए और दोबारा उन पे इंतखाबात होनी चाहिए। जिसको लोग वोट देते उसको दे दे और वो रन करे। हमारी यहाँ तक नहीं, यहाँ तक आपका इत्तेहाद है, लेकिन कल लाहौर के जलसे में जहाँ बकौल आपके हजारों लाखों लोग थे, वहां पर जो बात हुई है उस बात को मुस्लिम लीग नून और अमीर मुकाम साहब सपोर्ट करते हैं या उसकी मजम्मत करते हैं? कोई राय तो मुस्लिम लीग नून की एस पार्टी उनके इस बयान पर होगी? मैंने आपको कह दिया कि हम सबको एक दूसरे की तरह एहतराम करना चाहिए, एक दूसरे की रेस्पेक्ट कर लेना चाहिए। जो भी बात करते इस तरह बात नहीं करनी चाहिए जिसकी दूसरों को दिल आजारी हो, लाहौर में हो, कराची में हो, दूसरी जगह हो। हर एक को इसका एहसास होना चाहिए और ख्याल रखना चाहिए। मगर बात आपने यही की तो मैंने आपको साफ जवाब दिया कि हमारी न कोई मंशूर आगे तो फिर जब इजलास होता है PDM का, मौलाना साहब ने, मरियम साहिबा ने, बिलावल साहब ने फिर महमूद अचकज़ई साहब से पूछा कि फिर वो क्यों इस तरह की बात करते हैं कराची में जाकर, लाहौर में जो कल उन्होंने की? ये बात तो मैंने आपको कर दी ना, वो बात तो मैंने आपको कर दी। बकाया मैंने आपको ये भी कह दिया कि ना हमारी मंशूर है कि ना हमारी निशान है कि हमारी अपने अपने सोच है, अपनी फिक्र है। इस बात का हम 100% है कि इमरान खान को जाना चाहिए और इंतखाबात हो के आज़ादाना नए लोग आने चाहिए। बस। बहुत शुक्रिया अमीर मुकाम साहब। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अमीर मुकाम हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे। कह रहे थे कि कल का जलसा बेइंतहा कामयाब रहा और आज के इजलास में मरियम नवाज ने तमाम लोगों को, खुसूसन साद रफीक को मुबारकबाद पेश की है। अब हुकूमत और हुकूमती तर्जुमान तो इसे एक नाकाम जलसा और फ्लॉप शो करार दे रहे हैं। खुद वज़ीर आज़म ने भी आज पार्टी तर्जुमानों की मीटिंग में इस जलसे को एक फ्लॉप शो करार दिया था। लेकिन कल जो वज़ीर आज़म की एक तस्वीर वायरल हुई थी, सोशल मीडिया पर नज़र आई, सदर मुमलिकत की भी एक तस्वीर नज़र आई, ऐसा महसूस हो रहा था कि बहुत ही बेफिक्र हुक्मरान है, इस जलसे की टेंशन तो नहीं ले रहे, लेकिन शायद आवाम की टेंशन भी भूले बैठे हैं। कुछ गुफ्तगू करते हैं। रमेश कुमार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। रमेश कुमार साहब, कल जलसा हो रहा था, PDM की 11 जमातें, लाहौर में वो जलसा फ्लॉप था या कामयाब था, वो बहस अपनी जगह। जो तस्वीर वज़ीर आज़म साहब की, सदर साहब की नज़र आई, क्या आवाम के तमाम मसाइल हल हो गए? जो वज़ीर आज़म, यहाँ गरीब को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, वज़ीर आज़म अपने कुत्तों को खाना खिलाते हुए तस्वीर शेयर कर रहे हैं, सदर मुमलिकत छुट्टी पर पहाड़ों पर सैर सपाटे कर रहे हैं, यहाँ गरीब को खुराक मिल रही है, तमाम चीज़ें सस्ती हो गई, पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल हो गए, जो छुट्टियाँ मनाई जा रही हैं इससे। ये देखें, एक अपोजिशन जो है वो PDM एक जलसा कर रही है कि हम हुकूमत को गिराएंगे, तो प्राइम मिनिस्टर ने रेसिप्रोकल उसको उसी जवाब दे दिया कि आपके इन जलसों की मुझे फ़िक्र नहीं है, मैं रिलैक्स हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी डायरेक्शन सही है, मेरी नीयत सही है, इस वजह से मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरे ऊपर खुदा की स्पेशल ब्लेसिंग है और मैं सही तरीके से अच्छी नीयत के साथ में काम कर रहा हूँ और इस वजह से मैं रिलैक्स हूँ। तो उसको आप कौन से रुख में ले रहे हैं वो आपकी मर्ज़ी है, मगर मैं नहीं समझता कि अगर मैं आज सारा दिन काम कर रहा हूँ और शाम को अगर मैं स्विमिंग कर रहा हूँ या मैं अपनी दोस्तों के साथ बैठा हुआ हूँ तो उसको आप कहें कि मुझे फ़िक्र नहीं है। मैं नहीं समझता कि ये चीज़ें माना रखती है। ठीक है, काम के टाइम पे काम होता है, लाइफ के टाइम पे लाइफ होती है, जॉगिंग के टाइम पे जॉगिंग होती है, हर चीज़ का एक वक्त होता है, तो उसको आप उस चीज़ से रिलेट करना बिल्कुल नामुनासिब बात है। तो रमेश कुमार साहब, याद होगा आपको जब वज़ीर आज़म नए वज़ीर आज़म बने थे, उस वक्त ये कहते थे कि हम अगर 7 दिन भी काम करें, इस कौम की, इस मुल्क की जो हालत है वो भी कम है, हम छुट्टी अफोर्ड ही नहीं कर सकते। कल वज़ीर आज़म छुट्टी के दिन जब PDM जलसा कर रही थी, जाते किसी गरीब बस्ती में, वहाँ 2-4 लोगों के साथ उनके गम बांटते, उनके दुख बांटते, उनमें कुछ तकसीम करते, कोई उनकी मदद करते, और वो तस्वीरें आती हैं सोशल मीडिया पर
तो एक अच्छा तासुर नहीं जाता कि एक तरफ पीडीएम एक मैदान में बकौल आप लोगों की सियासत कर रही है और वजीर आज़म एक जगह आवाम का दुख दर्द बांट रहे हैं, अवामी मसाइल हल कर रहे हैं? देखिए, एक तरफ तो उस चीज़ का अपना एक अंदाज़ है और इसका अपना एक अंदाज़ है। वो भी चीज़ अच्छी है, ये भी चीज़ अच्छी है। मैं समझता हूँ अगर एक प्राइम मिनिस्टर हो या एक किसी भी जगह पे कोई काम करने वाला बंदा हो, सारा दिन टेंशन में काम करता रहे, सुबह से लेकर रात तक, वो अपने मेंटल को रिलैक्स करने के लिए अगर वो अपनी पर्सनल लाइफ में आता है, रिलैक्स जाता है, कुत्तों के साथ बैठे, बिल्लियों के साथ बैठे, अपने फैमिली के साथ बैठे और उसके साथ अगर कहता है कि आज मैंने संडे का दिन जो है वो रिलैक्स गुजारा है, तो उसको मैं नहीं समझता कि ये नेगेटिव चीज़ है। हाँ, अगर संडे के दिन वहाँ पे चला जाता तो भी मालिक है, कोई नहीं उसको रोक सकता, मगर नहीं गया, उसने यहाँ इसको प्रायोरिटी दी, तो उसको आप उस पहलू में नेगेटिव लें, वो नहीं। हर चीज़ को आदमी की नज़र बताती है कि कौन सी चीज़ जो है अच्छी चीज़ भी जो है किसी को बुरी लगती है और किसी को बुरी चीज़ भी अच्छी लगती है। वो तो नज़रों का कमाल है, मैं नहीं समझता कि उस बंदे का कमाल है। चलें उस जलसे की तरफ ज़रा आते हैं जो उसमें बातचीत की गई और आज जो तमाम दिन इजलास होते रहे। मौलाना फजलुर रहमान ने आज आपको 31 जनवरी तक डेडलाइन दे दी है कि ये हुकूमत अब इस्तीफ़े दे दे। पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है, लॉन्ग मार्च का दूसरा मरहला फिर शुरू होना है जनवरी में। मुज़ाकरात उन्होंने आपसे करने नहीं है, शेख रशीद साहब तो उनको मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं वज़ीर आज़म की तरफ से, लेकिन मुज़ाकरात के लिए तो ये तैयार नहीं है अपोजिशन पीडीएम। आपके अलावा किसी से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, फिर अब आगे जनवरी में क्या तैयार हैं आप इनके लॉन्ग मार्च को संभालने के लिए? मैं समझता हूँ ये इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे और अपोजिशन बंद गली में जा रही है। मुझे नहीं समझता कि 31 जनवरी जो इन्होंने डेट दी है और वो खुद इनकी हवा क्योंकि निकल रही है, मैं जो है वो इस हवाले से नहीं हूँ कि कोई अपोजिशन जो है गवर्नमेंट के लिए नुकसानकार हो सकती है, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये कि अगर मादी की भी आप प्रैक्टिस देखें, जब 2014 वाला भी धरना हुआ था तब भी मैंने ये कहा था कि जो है वो ऐसे नहीं हो सकता। ये चीज़ें होती रहेंगी मगर कुछ भी जो है वो गवर्नमेंट को नुकसान नहीं होगा। ये धरने होते रहेंगे, ये सियासत चलती रहेगी, मगर आप उससे अगर आप समझो कि हुकूमत को नुकसान होगा। शेख रशीद साहब को क्यों वज़ीर दाखिला बनाया गया है जब आप लोगों को टेंशन नहीं है? फिर क्यों ये रद्दोबदल काबीना में हुआ? क्यों उनको टास्क दिया गया कि वो अपोजिशन को पीडीएम को एंगेज करें मुज़ाकरात के लिए? आज उन्होंने दावत भी दी सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी अपोजिशन आए, मुज़ाकरात कर ले, बैठ जाएंगे, एनआरओ नहीं देंगे, वो अपनी जगह पर है, नैब पर भी बात नहीं होगी, केसेस पर बात नहीं होगी। इसके बावजूद मुज़ाकरात की दावत तो दे रही है ना हुकूमत उनको, तो कुछ हिलजुल तो हो रही है आपकी अपनी सफ़ों में भी। देखिए, मैं इस बात पे न्यूट्रल होकर बात करूंगा। मैं शेख रशीद का खैर जवाब तो देना नहीं चाहता, मगर शेख रशीद ने अगर ये बात की है तो अपने तौर पे बात की है और वो मैं नहीं समझता कि शेख रशीद के सामने कोई अपोजिशन जाएगी और बात होगी। अगर किसी मौके के ऊपर अगर बात होने का चीज़ गई मजबूरी में कि जब बंद गली में वो देखेंगे कि अपोजिशन अब बिल्कुल बंद गली में है, तो वो बात जो होगी वो स्पीकर की सरबराही में होगी जो कस्टोडियन है हाउस का। और अगर किसी से बात होगी, मैं नहीं समझता कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसके सामने जाएगी और बात होगी। जब भी कभी बात का वक्त आया, बातचीत का वक्त ज़रूर आएगा, क्योंकि इनको स्पेस चाहिए होगी कि इन एहतजाज और रैलियों से निकलने की, क्योंकि इनको जब आगे चल के पता चलेगा कि अब हुकूमत की डायरेक्शन दुरुस्त है, इकोनॉमी दुरुस्त जा रही है, स्टॉक अप जा रही है और करेंसी स्ट्रेंथ हो रही है, हर चीज़ इंडिकेटर जो है बेहतर जा रहे हैं, एक्सपोर्ट अच्छी जा रही है, मसले मसाइल हल हो रहे हैं, हर सेक्टर में जब बेहतरी नज़र आएगी तो फिर जब इनके पास मायूसी नज़र आएगी तो फिर ये कहेंगे कि हमें आप जो है वो फेस सेविंग दें। ठीक है, सही। रमेश कुमार साहब ज़रा रुकिएगा, एक ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि फिर जब ये पीडीएम लॉन्ग मार्च करेगी, धरना देगी, उसके बाद तो फिर मुज़ाकरात ज़ाहिर है वो किसी थर्ड पार्टी से होते हैं, फिर हुकूमत से नहीं होते, तो उसमें फिर हुकूमत की क्या पोजीशन होगी? इस सवाल का जवाब आपसे लूँगा एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रमेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा रुबीना कायम खानी साहिबा भी में ज्वाइन कर चुकी हैं। तो रमेश कुमार साहब, ब्रेक से पहले जो सवाल आपके सामने मैंने रखा था, देखिए, पहली चीज़ तो ये कि उधर से ये बार बार जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, सिलेक्टर इदारे, उनके बारे में बात करते हैं। दूसरी तरफ उनको ही बुलाते हैं कि आप आए हमसे मुज़ाकरात करें,
तो कम से कम ये अपनी डायरेक्शन को दुरुस्त करें कि इनकी डायरेक्शन क्या है। मैं समझता हूँ इदारे पहले भी जो है वो न्यूट्रल थे, आज भी न्यूट्रल हैं। वो अपना सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा इंगेज्ड हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज़ इतने हैं जो माजी में भी रहे हैं, जो आज भी रहे हैं, क्योंकि ये इन इश्यूज़ के हवाले से जब भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इनको इंगेज करती है और उसके बाद खुद रोती है, तो इस वजह से ये टाइम उनको ऐसी बात भी नहीं करनी चाहिए। सारी पॉलिटिकल पार्टी पता नहीं क्यों इमरान खान के नाम से इतना जो है वो डरती हैं कि बस इमरान खान साहब चला जाए, बाकी हम हर किस्म की बात करने के लिए तैयार हैं। आज भी मेरे पास एक सेनेटर आया हुआ था पीपल्स पार्टी का, मुझे तो कह रहा था कि हम किसी भी ऐसी मूवमेंट में नहीं जाएंगे, हम किसी इस्तीफ़ा की तरफ नहीं जाएंगे, हमारा इंटरनल फैसला हो चुका है। पता नहीं ये कैसे कह रहे हैं कि चलें पीपल्स पार्टी का जवाब जरा रुबीना साहिबा से ले लेते हैं। रुबीना साहिबा, पहले अपने सूबे की सूरत हाल तो आप लोग सुधार लें। वज़ीर आला साहब ने अपना इस्तीफ़ा तो जमा करा दिया बिलावल साहब के पास, उसके बाद वो अमेरिका भी चले गए, तो सूबे के मामला दुरुस्त करें, उसके बाद फिर विफाक को कोई इल्ज़ाम दें। आप लोग तो हुकूमत को घर भेजने के लिए निकल चलें, 31 तक डेडलाइन दे दी, अगर नहीं हुकूमत इस्तीफे देगी तो फिर क्या करेंगे 31 के बाद? जी मैं ये कहूँगी कि हमेशा पीटीआई के लोग आके टीवी पे बहुत बड़े बड़े झूठ बोलते हैं, क्योंकि ये अपनी ही करप्शन छुपाने के लिए, इससे पहले कि कोई इनकी करप्शन की बात करे, ये अगलों पे जो है वो इल्ज़ाम की जो है वो बारिश शुरू कर देते हैं, इल्ज़ाम तराशी की। लेकिन अगर आप इनके जहाँ पे पीटीआई की जो जमात की जो हुकूमतें हैं, अगर फेडरल की आप देखें या केपीके का हाल देखें या पंजाब का हाल देखें, तो वहाँ कौन सी सूरत हाल बेहतर है। हमने तो फिर भी काम किया है, हेल्थ के ऊपर काम किया है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया है, हमने बहुत सारी चीज़ें जो ख़ास तौर पर जो बहुत ज़्यादा माजी में वर्स्ट थी, हमने उसको जो है वो ठीक किया है इन 12 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने। लेकिन पीटीआई की हुकूमत ने क्या किया आप देखें, वहाँ जो अगर आप बात करते हैं सेहत के हवाले से, तो क्या केपीके में कोई भी एक नया हॉस्पिटल बना पाए अभी आज 7 सालों में 8 सालों में? ये नहीं, इन्होंने कोई हेल्थ का सिस्टम डेवलप किया है, नहीं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप बीआरटी की बात करें तो वो बेचारी बसेस जो है वो आज तक सही से चल ही नहीं पाई हैं, आए दिन उनमें कभी आग लग जाती है, कभी पटरी से उतर जाती है, कभी क्या होता है, कभी क्या, तो और सारा मतलब कोई इनका कोई हाल नहीं है, पुरसाने हाल नहीं है बीआरटी का अगर हम बात करते हैं। फिर आप मालम जब्बा करप्शन की बात कर लें, फिर आप जो है जो पीटीआई के जो जितनी कैबिनेट में लोग बैठे हैं वो जो है वो पाकिस्तान के नामवर करप्ट मिनिस्टर्स जो हैं वो उस कैबिनेट में बैठे हैं। अगर आप बात करते हैं ख़ुद वज़ीर आज़म के घर की, वहाँ अगर आप देखते हैं तो उनकी बहन खुद जो है करप्शन में आपको सबसे ज़्यादा मुलव्विस नज़र आएंगी। तो आप किस मतलब किसके लिए कह रहे हैं? पहले अपने गिरबान में झांके, फिर आप दूसरों के, हमने तो किसी को भी करप्ट साबित करने के लिए तो आपको फिर अदालत जाना चाहिए, अदालत से फैसले लेने चाहिए। इस तरह के केसेस तो फिर आसिफ अली जरदारी साहब पर भी हैं, अदालतों में जी बिल्कुल। अगर आप देखें तो हम तो अदालतों में हाजिर होते हैं, लेकिन क्या जहांगीर तरीन साहब और जिस तरह से अलीमा बाजी हैं, या अगर आप मालम जब्बा केस देखते हैं किस तरह से इन्होंने उसको जो है वो उस पर बैकफुट पे रखा हुआ है, तो हम तो जवाबदेह हैं। हम तो जिस बीमारी में भी अगर आप देखें आसिफ अली जरदारी साहब जो है नेब के चक्कर लगाते हैं, हमने 11 साल जो है वो जेलें काटी हैं। अगर हम पे कोई आपके तमाम एमपीएस और सेनेटर्स इस्तीफे देने के लिए तैयार हैं, सजा काटने के लिए। रमेश कुमार साहब अभी बता रहे थे कि किसी एक सेनेटर ने इनसे कहा है कि वो तो इस्तीफे नहीं देंगे। यहाँ पीपल्स पार्टी के तमाम लोग एक पेज पर नहीं है, आपके इल्म में है इस तरह की ग्रुप बंदी कोई? जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरी वालदा इस वक्त प्रोविंशियल असम्बली की मेंबर हैं, उनका इस्तीफ़ा जा चुका है चेयरमैन साहब के पास, सीएम साहब के पास, और सब जितने भी हमारे जो एमएनएज एमपीएस हैं सब ने जो है वो अपने, बल्कि आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे, वहाँ पे भी जो है वो रिकॉर्ड पे लेकर आ रहे हैं कि वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं। जब भी ज़रूरत पड़ेगी इस्तीफ़ा जो है वो ख़ुद चेयरमैन साहब के पास भी रखे हैं और सीएम सिंध के पास भी रखे हैं,
और उधर भी आप देखेंगे कि पहुंच जाएंगे। सही, तो इस पॉइंट पे तमाम लोग एक पेज पर हैं। रुबिया साहब चलें वापस मैं आता हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्ट्रगल तो रमेश मान साहब वजीर आला सिंध तो खुद अपना इस्तीफा बिलावल साहब को दे चुके, प्रोमिनेंट मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह साहब इस्तीफा अपना जमा करवा चुके, बहुत सारे दूसरे मेंबरान भी अपने अपने इस्तीफे वो कौमी असेंबली के या सूबाई असेंबली के इस्तीफे जमा करा चुके। तो पीपल्स पार्टी इस पर एक पेज पर दिखाई तो दे रही है, चंद एक लोग शायद इनफरादी तौर पर ये सोच रखते हो, लेकिन पार्टी की तो ये सोच नहीं है कोई, जो आप अभी जिक्र फरमा रहे थे। देखें, मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी कभी सिंध गवर्नमेंट छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगी और ये चीज़ क्लियर है। और इन डिस्प्यूट की वजह से ही 31 जनवरी इन्होंने डेट दे दी है कि डेट हम आगे इस तरीके से बढ़ाते जाएं। लाहौर के जलसे से इनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, जो उम्मीदें इनकी पूरी नहीं हुई। मैंने काफ़ी एनालिस्ट से मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा कि वो पहाड़ खोदा और निकला चूहा, किसी ने भी देखे। मैं ये बात नहीं करूँगा जैसे दूसरे हमारे लोग बात कर रहे हैं कि 10,000 थे, 15,000 थे या 20,000 थे, ये मेरा काउंटिंग करना मेरा फ़र्ज़ नहीं है। मगर मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि माजी के जो हिस्ट्रियाँ बनी हुई हैं, चाहे मोहतरम वाला जलसा था, चाहे खान साहब के 2 जलसे थे, चाहे खादम रजवी वाला एविडेंस हुआ था या इंसिडेंट हुआ था या ताहिरुल कादरी वाला हुआ था, उनमें से किसी का रिकॉर्ड नहीं टूटा और उनके नज़दीक भी ये जलसा नहीं पहुंचा। तो बहुत ज़्यादा इनको उम्मीद थी, एक तो नहीं हुआ, बदनज़मी बहुत थी, वॉलंटियर्स नहीं थे, इसकी वजह से जो है वो एक लीडर्स की तरफ से डिस्प्लेयर शो किया गया। इनको ऐलान करना था कि हम 30 दिसंबर को इस्तीफ़ाएँ देंगे, कल तक आप यही चला रहे थे। कल तक तो कल के जलसे में शायद पीडीएम के पास कोई वाज़ेह प्लान नहीं था, लेकिन आज मौलाना फजल रहमान ने तमाम दिन जो इजलास किए उसके बाद बड़ा वाज़ेह ऐलान कर दिया, 31 जनवरी तक की डेडलाइन है, उस तक आप इस्तीफ़ा दे दें, 31 दिसंबर तक की, और नहीं तो फिर 1 फरवरी से लॉन्ग मार्च होगा। तो ये तो आप बड़ा प्लान अपना वाज़ेह उन्होंने कर दिया। 1 फरवरी से आपके खिलाफ वो निकलने वाले हैं, ज़ाहिर इस्तीफ़ा तो आप लोग देंगे नहीं। पहले 31 दिसंबर से 31 जनवरी पहुंच गए हैं ना, तो अब 28 फरवरी भी पहुंच जाएंगे, 31 मार्च भी पहुंच जाएंगे। देखिए, मैं आप अगर मेरे परसों तक इंटरव्यू देखे हैं तो मैंने ये कहा था कि अपोजिशन जो है वो यूनाइटेड नज़र आ रही है और अपोजिशन की तहरीक गवर्नमेंट के लिए ख़तरा नहीं बनेगी मगर गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करेगी। मगर आज मैं कहता हूँ कि कल के जलसे के बाद अपोजिशन की तहरीक नहीं इंटरनल यूनाइटेड है और नहीं अपोजिशन की तहरीक कोई गवर्नमेंट के लिए ख़तरा बन सकती है। तो ये अब 100% क्लियर है। तो इस वजह से ये कुछ भी नहीं होगा, कोई रेजिग्नेशन नहीं होगी। जब भी रेजिग्नेशन आए अभी दे दें, अभी स्पीकर साहब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, वो तो कह रहे हैं कि जो पहले आएगा उसको इनाम देंगे, जो भी पहले आएगा उसको इनाम में आ जाए, रेजिग्नेशन दें। अब देखते हैं पहले कौन आता है इनाम लेने के लिए। सही, चलो 31 तक तो अब ये रेजिग्नेशन ज़ाहिर अपने पार्टी लीडरान के पास तमाम लोग जमा करा देंगे। रुबीना साहब, ये डेट आगे क्यों बढ़ती जा रही है हुकूमत को? पार्टी लीडरान के पास जी, पार्टी लीडरान के पास जो आई है ना रेजिग्नेशन है, वो स्पीकर के नाम से नहीं आई है, वो आई है पार्टी चेयरमैन के नाम पे। पहली चीज स्पीकर के नाम पे आती है। तो रुबीना साहब, इस्तीफा तो स्पीकर को दिया जाता है, मेंबर खुद पार्टी लीडर्स को आप लोग मुखातिब करके इस्तीफे जमा करा रहे हैं। नहीं, यहाँ पे मैं ये कहूँगी रमेश साहब, आप इतना झूठ पे झूठ क्यों बोल रहे हैं? मीडिया के सामने आपको लोग देख रहे हैं और जिस मेंबर ने भी इस्तीफ़ा दिया है तो वो हमने जमा चेयरमैन साहब के पास करवाए हैं और सीएम सिंध के पास या जो है वो जमा करवाए हैं, लेकिन एड्रेस उसमें हर इस्तीफे में जो है वो स्पीकर को किया गया है। अगर नेशनल असेंबली का मेंबर है तो उसने नेशनल असेंबली के स्पीकर को एड्रेस किया है, अगर तो जो है वो प्रोविंशियल असेंबली का है तो प्रोविंशियल असेंबली के स्पीकर को एड्रेस किया है। वो हमने खुद जो है वो जमा कराया है, मेरी वालदा का भी और बाकी मेंबरान्स के भी मैं देखती रही हूँ, सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा। अब रुबीना सारी जगह जो है वो हर मेंबर असेंबली में तो स्पीकर भी आपके अपने आगा सिराज दुरानी साहब वो अपना इस्तीफा किसके नाम और कब जमा करवा रहे हैं? जी, वो भी करा देंगे या उन्होंने करा दिया होगा। जाहिर सी बात है, जब वो जमा हो रहे हैं तो वो सबने ही इकट्ठे किए हैं,
तो इस्तीफे देखें पीपल्स पार्टी का मसला नहीं है, वो आप जो है वो क्या कहते हैं कि ये कहना कि कल का जलसा बल्कि हुकूमत की नींदें उड़ा दी हैं। और अगर आप देखें जिस तरह से एक कौमी जलसा था वो कल का जलसा जो था पीडीएम का, और वहाँ पे जिस तरह से हर पार्टी के वर्कर्स ने जो है वो शिरकत की है, ये इनकी जो है वो जड़ें हिल गई हैं हुकूमत की, इनको नींदें नहीं आ रही हैं। और ये इसीलिए बुखलाहट में मेरे भाई जो है रमेश साहब इस तरह की बातें कर रहे हैं कि कभी स्पीकर का नाम ले रहे हैं और वो कभी क्या आय बाय मार रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस्तीफे जो है जिस तरह से प्रॉपर एक मेंबर देता है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से इस्तीफा आप लोग दे रहे हैं। रमेश साहब बिल्कुल आखिर में मुख्तसर फरमा दिएगा चंद सेकंड्स में, 31 तक का आपको टाइम, 31 जनवरी तक का टाइम मिल गया। इससे पहले क्या एंगेज करेंगे आप लोग पीडीएम को मुज़ाकरात की तरफ, हुकूमत ऐसी कोई कोशिश करेगी? मुख्तसर बता दीजिएगा। देखिए हुकूमत ने 2-3 पॉइंट्स के ऊपर क्लियर कह दिया है कि हम किसी किस्म का करप्शन के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। सही। बाकी आप लेजिस्लेशन के हवाले से, इलेक्टोरल रिफॉर्म के हवाले से, नैब रिफॉर्म के हवाले से, जुडिशल रिफॉर्म के हवाले से और भी कुछ बेहतरी के लिए, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से जो भी इस्लाहत आप चाहते, ठीक है, ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जिन पर हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया रमेश कुमार साहब, रुबीना कायम खानी साहब, ये ऑप्शन गवर्नमेंट के बाद अपोजिशन दोनों के बाद थे। इस्तीफों के मामले पर रुबीना कायम खानी साहब ने कहा पीपल्स पार्टी बिल्कुल क्लियर है और तमाम मेंबरान 31 दिसंबर तक अपने अपने इस्तीफे पार्टी लीडरशिप के पास जमा करवा देंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हुकूमत एक बार फिर बिजली की कीमतों में इजाफा करने जा रही है, पेट्रोल की कीमत बढ़ाने जा रही है, इसकी वजूहात क्या है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और एक बुरी खबर यह है कि मुल्क भर में बिजली एक बार फिर महंगी होने जा रही है। नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में बिजली की कीमत में ₹1.11 फी यूनिट की मंजूरी दी है और माह सितंबर में ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लिए जाएंगे और दिसंबर में इनकी वसूली की जाएगी। तो माजी में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं थी, वज़ीर आज़म बहुत गुफ्तगू करते थे कि बिजली मुल्क में सस्ती होनी चाहिए। जुलाई 2018 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, अगस्त 2018 से लेकर नवंबर 2019 तक 15 माह में बिजली को 12 बार महंगा किया गया, 12 बार बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया। इस साल के आगाज में यानी मार्च 2020 में वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू करते हुए कहा था कि अब बिजली मजीद महंगी नहीं होगी, अगर कीमत बढ़ानी पड़ी तो कीमत को नहीं बढ़ाया जाएगा। बिजली बनाने वालों से इस सिलसिले में बात की जाएगी कि गरीबों पर अब इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। क्या कहना था उनका, जरा ये आप सुनिए। फैसला किया कि हमने अब और बिजली की कीमतें बढ़ानी नहीं, क्योंकि लोग और बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने फैसला किया कि हमने हर चीज करनी है, किसी ना किसी तरह हमने बिजली की कीमतें कम करें। बातचीत करें उन लोगों से जो जिनके बिजली घर हैं और जो बिजली बना रहे हैं। वज़ीर आज़म ने तो ये फैसला किया था कि अब बिजली की कीमत नहीं बढ़ानी, बातचीत की जाएगी लेकिन बिजली की इस बढ़ती कीमत को रोका जाएगा। लेकिन नेपरा ने एक बार फिर इस इजाफे की मंजूरी दे दी और बिजली की कीमत अब बढ़ने जा रही है। और ये कीमतें बढ़ने का सिलसिला सिर्फ बिजली तक ही महदूद नहीं है, बल्कि पेट्रोल की कीमत भी कल बढ़ेगी। ओगरा की जानिब से समरी अब वजारत ख़जाना को भिजवा दी गई है और ज़ाहिर एक बार फिर वज़ीर आज़म की मंजूरी से इस मुल्क में पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ेंगी। पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती है तो उसका असर फूड इन्फ्लेशन पर पड़ता है, खाने पीने की हर चीज़ महंगी हो जाती है और गरीब आवाम का जीना एक बार फिर दोबार हो जाता है। बड़े बड़े दावे इस हुकूमत की जानिब से माजी में आए कि फूड इन्फ्लेशन को काबू किया जाएगा, आटे चीनी की कीमतों को वापस लाया जाएगा, लेकिन बदकिस्मती है कि अभी तक वो कीमतें उस नुक्ते तक नहीं आ सकी जहां से उनका आगाज़ हुआ था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी। क्यों हुकूमत इसमें कामयाब नहीं हो पा रही, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर वकार मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर आज़म के मुअव्विन खुसूसी बराए रेवेन्यू हैं। डॉक्टर वकार साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर ये हर इंसान इस वक्त परेशान है फूड इन्फ्लेशन से। गुज़िश्ता 18 माह में कीमतें, चाहे वो चीनी की हो, वो आटे की हो, वो कुकिंग ऑयल की हो, वो दूसरी चीज़ों की हो, वो जहाँ पहुँची थी वो आप लोग वापस नहीं ला पा रहे। क्यों नहीं ला पा रहे सर, हुकूमत क्यों कामयाब नहीं हो रही इसमें? नहीं, बड़ी कामयाबी हासिल हो रही है अरबाज साहब। मैं आपको बताऊं कि कोई 8 हफ्ते से वज़ीर आज़म बज़ाते खुद और फिर फाइनेंस मिनिस्टर की एक कमेटी, प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी, हर हफ्ते मिलकर सारे एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान को बिठाकर ये अमल हो रहा है। और मैं आपको अच्छी बातें बताता हूँ कि देखें, यानी 1100 रुपये किलो, 1100 रुपये का 20 किलो का
जो है थैला मिल रहा था, जो अब 968 पे आ चुका है। ये मैं आपको बता रहा हूँ पिछले जुमे की प्राइस। अच्छा। शुगर जो है वो 102, कहीं 105, 110 तक भी पहुंची हुई थी, लेकिन 102 भी लगा लें आप, तो वो रिटेल के ऊपर 81 पे आ गया है, 81 रुपए पर। और एक्स फैक्ट्री प्राइस जो है 71 और 73 के दरमियान में है। और अभी क्रशिंग सीजन शुरू हुआ है और इसमें जो है कमी आएगी। प्याज जो है पिछले 2 हफ्तों के अंदर 20 रुपए उसके अंदर कमी आई है। टमाटर कम हुआ है, आलू कम हुआ है। एक चीज जिसके अंदर जो है पिछले दिनों हमें थोड़ी सी जो है मायूसी हुई है, वो चिकन की कीमत है। ठीक है ना, चिकन 225 थी और 225 से जो है 350 पौने 400 ये 238 के ऊपर चली गई। ठीक है, और हमने वो लोग चिकन वाले ये कह रहे थे कि हमें बड़े नुकसान हुए थे जब लॉकडाउन हुआ था, तो अब हम थोड़े से अपने नुकसान पूरे कर रहे हैं, लेकिन ये जवाब अब नहीं रहा। बहुत इन्होंने चिकन बेच दी है, तो अब एडमिनिस्ट्रेशन को चालू किया जा रहा है कि जनाब इन लोगों से बात करें। और पिछली दफा जो है अंडे चिकन अंडे दोनों मिलाकर अगर देखें तो हमें बहुत गुंजाइश लगती है कि कीमतें सही। चलें वकार साहब, ये चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता कीमतें नीचे तो आ रही हैं, लेकिन जो साल, सवा साल, 1.5 साल ये कीमतें ऊपर रहीं, उस दौरान जो नाजायज़ मुनाफाखोरी कीमत में, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कीमत में आवाम की जेब से जो पैसा निकलता रहा, फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो पैसा कहाँ गया? वो आवाम को रिलीफ वापस कैसे मिलेगा? देखें, रिलीफ तो आवाम के लिए यही है कि ये बोझ कम हो जाए और कीमतें और ज्यादा कम। सप्लाईज बढ़ रही हैं, हर तरफ बढ़ रही है। अब आप देखिए कि जो हमारे पास जो हमारे लीडिंग इंडिकेटर्स हैं उसमें इस दफा खबर है कि गन्ने की पैदावार भी अच्छी हुई है और साथ में चावल की पैदावार भी अच्छी हुई है। और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पहले 3 महीने के अंदर तकरीबन 5% का इजाफा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अब देखिए कोविड आ गया है और मैं नहीं कह सकता कि कल क्या होगा, बिल्कुल, लेकिन हर तरफ हमें जो है आप रेमिटेंसेस देख लीजिए, 27% की ग्रोथ है पिछले 5 महीने के अंदर। हमारा रेवेन्यू भी ऊपर जा रहा है, 5% वहां में भी ग्रोथ मिल रही है। वो हमें ज्यादा चाहिए, डॉक्टर वकार साहब, जब तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बकौल आपके कि वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, कीमतें भी आप लोग आहिस्ता आहिस्ता कम कर रहे हैं, फिर ये बिजली की कीमत की आज बढ़ने की खबर आई, ये क्यों बढ़ा रहे हैं? 1 रुपये 11 पैसे नेपरा ने कहा ये सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बढ़ाई जाएगी, फिर ये तो गरीब आवाम पर बोझ पड़ जाएगा। मैं आपसे बताऊं ना, कोविड की वजह से हमने जो मामूल की कीमतें हैं उन्हें भी रोके रखा है। ठीक है, जो रद्द-बदल होता है। अब आप देखें कि तेल की कीमतें फिर बढ़ रही हैं, आपको आपके सामने वो भी चीज है जी, 5% इजाफा हो चुका है उसमें। हाँ, और दूसरी ये कि आपने जो चीज नहीं दी है, देखें अगर हम सर्कुलर डेट बढ़ाते रहे तो उसका बोझ भी जो है आवाम पे पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर सूद भी देना पड़ता है, तो उसको भी हम उठाए हुए हैं। लिहाजा यानी कि जो बिल्कुल कम तरीन अगर इजाफा होता है, जिसका भी फैसला नहीं हुआ, तो इंतहाई कम तरीन होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, जो इब्तदाई 15 माह थे इस हुकूमत के, यानी अगस्त 2018 से उसके बाद नवंबर 2019 तक, इन 15 माह में 12 बार बिजली की कीमत बढ़ाई गई है और आज एक बार नहीं यार, ये बात दुरुस्त नहीं है। मैं आपको बताऊं, देखिए ना, जो फ्यूल एडजस्टमेंट होता है वो बिजली की कीमत बढ़ाना नहीं होता। अच्छा, फ्यूल एडजस्टमेंट जो है ये तो और इसमें नेपरा तो कानून के तहत पाबंद है कि अगर फ्यूल प्राइस में कोई वेरिएशन होगा तो उसे वो पास ऑन करना पड़ेगा, और वो खुद बता देते, उसमें हुकूमत का कोई दखल अंदाजी भी नहीं है। तो सर, ये फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जब ये चार्जेस बढ़ाए जाएं तो फिर अगर पर यूनिट रेट कम कर लिए जाएं तो वो चीज़ बैलेंस हो सकती है, अगर हुकूमत उसको अपने ऊपर ले ले, आवाम पर बोझ पड़ने से बचा ले। यार देखें, बहुत अच्छा आपका सवाल है। मैं आपको ये समझाऊं कि अगर ये सारी चीज बजट, आपने देखा सर्कुलर डेट कहाँ गया हुआ है, 2.3 ट्रिलियन के ऊपर गया है। नाउ ये सर्कुलर डेट जो है ये सारे आवाम उसका बोझ उठा रहे हैं,
वो भी जो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल भी नहीं करते। तो मतलब जो हक है थोड़ा सा, उसको तो पास ऑन करना पड़ेगा ना सर। तो डॉक्टर साहब, आपको उमर अयूब साहब का वो बयान याद है 2019 का, जब उन्होंने कहा था दिसंबर 2020 में हम सर्कुलर डेट को जीरो कर देंगे बिल्कुल? फिर वो इस तरह के दावे भी तो आप लोगों ने माजी में किए हुए हैं ना, जो फिर सवाल बन के सामने आ जाते हैं। सर देखिए, अर्ज यही है कि अगर आप जो बिजली की कीमत बढ़नी है नहीं बढ़ाएंगे तो उस हद तक सर्कुलर डेट बढ़ता चला जाएगा। और मैं इस बात को मान रहा हूँ, आपसे तस्लीम कर रहा हूँ कि डिस्कोस के भी जो लॉसेस हैं वो कम होने चाहिए, रिकवरीज बढ़नी चाहिए, उन पर भी काम हो रहा है। और ये बिल्कुल उन जो बेहतरी आई है उसके बाद जो जरूरत है हम उसकी बात कर रहे हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको याद होगा जब कोविड की फर्स्ट वेव आई थी तो उस वक्त पेट्रोल प्राइसेस प्राइम मिनिस्टर ने एक साथ पहले 15 रुपए कम की, फिर 10 रुपए कम की, 2-2.5 माह में 25 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई थी, 74-75 रुपए पर लीटर पर ले आए थे। अब कोविड की सेकंड वेव ये भी बहुत खतरनाक है, मईशत पर ये भी असरअंदाज हो रही है। इस बार क्यों गवर्नमेंट इस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की तरफ जा रही है? वो कमी दोबारा क्यों नहीं की जा रही? देखें, वो जो जब कम हुई थी तो $20 की कीमत थी ना ऑलमी मार्केट के अंदर। अब अभी 40 और 43। आज मुझे खबर मिल रही है कि ब्रेंट जो है वो 50 के करीब पहुंच रहा है। ठीक है ना, मतलब ये तो चीजें, पाकिस्तान छोटा मुल्क है और बाहर जो कीमतें तय है बाहर की मार्केट में, हम तो पेपर है, प्राइस पेपर है। तो डॉक्टर साहब, ये पर लीटर पर जो तकरीबन कुल मिलाकर सारे टैक्सेस की मद में 45-46 रुपए लिए जा रहे हैं, पेट्रोलियम लेवी की मद में एक बड़ा अमाउंट लिया जा रहा है पर लीटर पर, उसमें अगर कमी करके हुकूमत ये बोझ भी अपने ऊपर बर्दाश्त कर ले, आवाम को रिलीफ दे दे, एक तरफ कोविड फिर महंगाई। आप सर देखे ना, यहाँ पे सिर्फ जो है आपने एक प्रोडक्ट देखी, डीजल के ऊपर बढ़ाए गए 4 रुपए, बाकी सब जगह तो मेंटेन की है ना प्राइसेस। कल तो इम्कान है ना कि ये कीमतें फिर बढ़ जाएंगी मजीद। देखें, अब जब आगे जाएगा तो मतलब हम जब बढ़ाने का अमल आएगा तो इस चीज को मद्देनजर रखते हैं कि कितना अपना छोड़ दें और कितना नागुज़ीर है कि जो आगे पास ऑन करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वकार मसूद साहब, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए रेवेन्यू, गुफ्तगू कर रहे थे और कह रहे थे कि बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना इस वक्त हुकूमत की मजबूरी है, चूँकि इकॉनमी इस वक्त मुल्क की बहुत कमज़ोर है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन में वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जो महंगाई थी वो कम होती जा रही है और ये रेट्स भी अब नीचे की तरफ आ रहे हैं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।